डियर स्टूडेंट्स, हम सब लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी के स्टूडेंट हैं। मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू, आज आपको अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊंगा। एक अच्छी बात है कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड तक इसको पहले से पढ़ चुके हैं। जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो पुस्तकों में लिखा कैसे करेंगे हम इनका। तो अंशों का निर्गमन कंपनी दो तरीके से कर सकती है। सारा पैसा अंशों का एक साथ प्राप्त कर सकती है अथवा इनका पैसा वह किस्तों में प्राप्त कर सकती है। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर भी कर सकती है, प्रीमियम पर भी कर सकती है और बट्टे पर भी कर सकती है। इन सभी परिस्थितियों में अकाउंटिंग कैसे होती है, जर्नल एंट्री बुक्स में कैसे करते हैं कंपनी की बुक्स में, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखिएगा अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। सममूल्य पर निर्गमन का मतलब है अंशों का जो अंकित मूल्य है उसी मूल्य पर अंश निर्गमित किए जाते हैं। यानी यदि किसी अंश का मूल्य 10 रुपये है, प्रति अंश है, तो हम 10 रुपये पर उसको इश्यू करें, यानी पब्लिक से 10 रुपये प्राप्त करेंगे। तो ये सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। यह 10 रुपये यदि एक साथ हम अंशधारी से प्राप्त करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने सारा भुगतान एक साथ प्राप्त कर लिया है। ऐसी स्थिति में पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी प्रार्थना पत्र के साथ राशि प्राप्त होने पर अंशधारी को अप्लाई करना होगा, उसे 10 रुपये प्रति अंश चुकाना होगा। तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जितनी राशि प्राप्त हुई है उतनी राशि से यह जर्नल एंट्री की जाएगी। फिर दूसरी एंट्री करेंगे, हम अंशों को आवंटित करेंगे, यानी अंशधारी को देंगे हम। उस समय एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कंपनी की स्थिति में इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खोला जाता। कंपनी के जितने अंशधारी हैं हर अंशधारी के लिए कैपिटल अकाउंट नहीं खोलेंगे, हम एक जनरल कैपिटल अकाउंट खोलेंगे और एक अंशों का जो धारक है उनका अलग से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। दूसरी स्थिति हो सकती है हम अंशों का एक साथ मूल्य नहीं मांगे बल्कि किस्तों में मांगे। जैसे हमारा 10 रुपये वाला अंश है, हम 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 5 रुपये कॉल्स पर मांग सकते हैं। इन स्थितियों में हमको अलग अलग स्थितियों में अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम आवेदन पर राशि प्राप्त करेंगे 2 रुपये, फॉर एग्जांपल हम यदि उनसे मांगते हैं तो पहली एंट्री आवेदन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अंशों के आवंटन पर यह राशि उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो अंशों का आवंटन करने पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपये प्रति अंश से एंट्री होगी। इसके बाद अंश आवंटन राशि दे होने पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंशधारी चुकाएंगे तो आवंटन राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमारे पास कॉल्स की राशि, कॉल्स एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो राशि कॉल राशि दे होने पर या मांगने पर शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। अब एक स्थिति ऐसी बन सकती है जब हमको कॉल्स की राशि प्राप्त नहीं हो, सभी अंशधारी जरूरी नहीं कॉल्स चुकाएं, नहीं चुका पाते, तो जो राशि नहीं चुकाई गई अंशधारी के द्वारा वह कॉल्स इन एरियर्स कहलाती है। सामान्यतः
इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। जो राशि प्राप्त हो गई उसकी एंट्री कर दी, जो प्राप्त नहीं हुई वो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अमाउंट वैसे ही हमारे पास कम मिलेगा। जैसे 10 में से 100 अंशधारियों ने पैसा नहीं चुकाया, इसका मतलब 200 रुपये हमको कम मिलेंगे। इस पर क्या ब्याज भी दिया जा सकता है क्या? तो सामान्य है कि इन नियमों में व्यवस्था होने पर 10% वार्षिक दर से ब्याज मांगा जा सकता है कॉल्स इन एरियर्स पर। यदि प्रश्न में कहा गया कि हमको एंट्री करनी है कॉल्स इन एरियर्स की भी, तो सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमको। तो शेयर इन कॉल्स एरियर को आप क्रेडिट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा, और जब राशि प्राप्त हो जाए तो हम इसको कॉल्स अकाउंट को वापस डेबिट कर देंगे। तो ये हम, लेकिन सामान्य उससे इसकी एंट्री नहीं होती, केवल जब हम बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं तो हमारी जो कोड ऑफ कैपिटल है इसमें से ये राशि लेस करके हम शो करते हैं। ये सब स्थिति थी जब अंशों का निर्गमन एट पार किया जाए, अंकित मूल्य पे किया जाए। दूसरी स्थिति बन सकती है अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाए। प्रीमियम का मतलब है अंशों का जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्य पर अंश निर्गमित की जाए। जैसे 10 रुपये का अंश है, उसको हम 15 रुपये प्रति अंश में निर्गमित करना चाहते हैं। 10 रुपये से जितना ज़्यादा होगा वह राशि प्रीमियम की राशि कहलाएगी। यहाँ पर ये राशि प्रीमियम की 5 रुपये होगी। ये राशि भी हम पूरी अंशधारी से एक साथ मांग सकते हैं, किस्तों भी मांग सकते हैं। जनरल एंट्रियाँ वही होंगी, केवल प्रीमियम की एंट्री बढ़ जाएगी हमारी। प्रीमियम सामान्यतः अलॉटमेंट के समय देय होता है और प्राप्त होता है, लेकिन ये नियम नहीं है, हम कॉस्ट पर भी मांग सकते हैं। तो जैसी भी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार हमको एंट्री करनी चाहिए। यदि प्रीमियम अलॉटमेंट के समय ड्यू होता है तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। और जब राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यानी जब हम अंश की जो अलॉटमेंट राशि ड्यू करते हैं उसके साथ एंट्री करें, वो कॉमन एंट्री करना चाहेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम और क्रेडिट कर दीजिएगा। और जब ये अलॉटमेंट राशि प्राप्त होगी तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। शेयर प्रीमियम राशि भी नहीं मिलती है तो इसकी भी अलग से कोई एंट्री नहीं की जाती है। और तीसरी स्थिति बन सकती है कि हम अंशों का निर्गमन बट्टे पर करें, यानी जो हमारा अंकित मूल्य है उससे कम राशि पर अंशों का निर्गमन किया जाए। कंपनी अधिनियम 1913 में प्रावधान के बाद में अब अंशों का बट्टे पर निर्गमन करना इलीगल है। बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता। केवल एक अपवाद दिया हुआ है कि स्वेट शेयर्स का जो अंश निर्गमन किया जाता है नगद प्रतिफल के बदले कर्मचारियों को या अधिकारियों को, तो उन अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जा सकता है। सामान्य जो जनता को इश्यू किए जाते हैं वह अंश बट्टे पर निर्गमित नहीं किए जाएंगे। अब एंट्री क्या करते हैं अंशों को जब बट्टे पर निर्गमन करते हैं? तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन की जब एंट्री करते हैं तो अलग से कोई एंट्री नहीं होगी कि बट्टे, जैसे प्रीमियम की हमने एंट्री की थी तो यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट कर देंगे हम। जैसे प्रीमियम को क्रेडिट किया था आपने, तो यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे। जब हम अलॉटमेंट राशि ड्यू करेंगे तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब राशि प्राप्त होगी तो डिस्काउंट की राशि हमको प्राप्त नहीं होगी। बैंक की एंट्री जो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो एंट्री कर देंगे, यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इसको डेबिट करेंगे। बाकी एंट्रियाँ वही रहेंगी जो हम एट पार के समय पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति और बन सकती है, कुछ अंशधारी हमको एडवांस राशि चुका सकते हैं। अलॉटमेंट के समय ही वह
हमको कॉल सी राशि चुका दें, या एप्लीकेशन के साथ ही हमें अलॉटमेंट और कॉल सी राशि चुका दें। तो कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर इन पर ब्याज भी दिया जा सकता है जो अग्रिम राशि प्राप्त हो, और यदि व्यवस्था नहीं है तो हम इन पर ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। लेकिन जो राशि अग्रिम प्राप्त हो गई है उसकी प्राप्ति की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, यदि हमको अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन में मिला तो उसकी एंट्री एप्लीकेशन साथ ही हो जाती है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब जब कॉल ड्यू करेंगे तो हमको पैसा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पैसा हमारे पास ही है, तो हमको समायोजित करना पड़ेगा। तो समायोजन के समय हम एंट्री करेंगे बाद में, जब कॉल राशि ड्यू हो गई और अंत तारीख से पैसा प्राप्त करना है, तो हम अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट। क्योंकि पैसा हमारे पास पड़ा था कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, उसको आप डेबिट कर दीजिएगा और कॉल्स राशि को क्रेडिट कर दीजिएगा। इस प्रकार ये समायोजन एंट्री कॉल्स इन एडवांस के संबंध में की जाएगी। एक स्थिति और बन सकती है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने अंश जनता को हमने इशू किए हैं उससे कम अंश जनता ने खरीदे हैं। जैसे हमने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए हैं, जनता ने केवल उनमें से 8,000 अंश ही खरीदे, यानी हमको 8,000 की एप्लीकेशन ही मिली, सारी एंट्रियाँ 8,000 से ही होंगी। तो यह स्थिति कहलाएगी अंडर सब्सक्रिप्शन की। लेकिन यदि हमको जनता से जितने अंश निर्गमित किए हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा हमारा। जैसे 10,000 अंश जो निर्गमित किए हैं उसके बदले हमको 20,000 अंशों के लिए एप्लीकेशन मिल जाए तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति कहलाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अंशों का आवंटन निर्गमित अंशों से ज़्यादा नहीं हो सकता। एप्लीकेशन जरूर 20,000 की मिल गई है, लेकिन हम 10,000 से ज़्यादा अंश निर्गमित नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? तो कंपनी के नियमों के अंतर नियमों के अनुसार जो व्यवस्था है उनको अधिक जो राशि मिली है अंशों पर वो राशि लौटा दो। एक स्थिति ये बन सकती है। तो लौटाने में जो आपको एंट्री बता रखी है बैंक अकाउंट डेबिट, जो प्राप्त करने पर एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसके विपरीत एंट्री कर दीजिएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जितनी राशि जिन अंशधारियों को लौटानी है उन अंशधारियों को 10,000 से ज़्यादा अंशधारियों को लौटा दो। कंपनी ये भी कर सकती है कि वह आधिक्य की राशि को अपने यहाँ जमा रखे और बाद में उनका समायोजन कर ले। तो इसके लिए अलग से कोई एंट्री नहीं करनी है। जो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें भी आधी की राशि हमारी सम्मिलित है। अब इसका आवंटन के समय और कॉल्स के समय में समायोजन कर सकते हैं। यदि आवंटन तक हमारे पास में अग्रिम राशि है तो हम एंट्री कर लेंगे इसकी बाद में कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कि पैसा एप्लीकेशन के समय हमारा पड़ा था उसका समायोजन कर लिया, और यदि और भी पैसा पड़ा हमारे पास में तो हम बाद में समायोजन कर लेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। एप्लीकेशन जो पैसा एडवांस मिला है वह पैसा हम समायोजित कर सकते हैं।